जी, मेरा ख़्याल है अब बातें तो इतनी लंबी होती चली जाएँगी, आपकी तकरीरें तो हम सुनते रहते हैं असेंबली के अंदर भी। लेकिन आपसे जो मैं आज बतौर ख़ास जो समझना चाह रहा था कि कराची के मसाइल का कोई हल है या नहीं है? दूसरी चीज़ जो मैं चाहूँगा इस सिलसिले में आप लाज़मी बताएँ कि आजकल नौजवानों में 2 बड़े मसले हो गए हैं। एक तो वो नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं और दूसरे नौकरियों के काबिल नहीं रहे। हुँ। अब्बू कहा करते थे कि दे आर नॉट अनएम्प्लॉयड, दे आर अनएम्प्लॉयबल। बिल्कुल तो ट्रू। आप चूँकि इस कौम की नुमाइंदा हैं, तो मैं चाहूँगा कि ये नौजवानों के बारे में आप बतौर ख़ास कहें कि किस तरीके से अब नौकरियाँ तो अब नहीं रही हैं। तो पहले हम कराची को कंप्लीट कर लें। तो कोई ऐसा कोई फ़ोरम क्यों नहीं बनाते आप लोग कि जहाँ बैठ के जो लोग हों, अपने-अपने सियासी उसको पीछे रखते हुए सिर्फ़ कराची के मफाद में कराची बढ़ेगा तो सिंध बढ़ेगा तो पाकिस्तान बढ़ेगा। तो जो ऐसा है तस्लीम भाई कि माज़ी में भी और हाल में भी ऐसी बहुत सारी मुतादिद कोशिशें की जा चुकी हैं, जी, जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी जिसको आप ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, मुख्तलिफ नौइयत के ऊपर बुलाई गई हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है कि एक आध ऐसी सियासी जमात ज़रूर होती है, हाँ, जो उसके अंदर ये ज़ाहिर है। वाला एक प्रॉब्लम आ जाता है कि जी वो शरीक नहीं नहीं होती। तो अब उसका कुछ कोई इलाज नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि कराची, सिर्फ कराची नहीं, कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक का जो इलाज है, वो ये 3 थर्ड आईनी टियर। तरामीम है, जी, जी। जिस जो कि हमने पेश की हुई है, और इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि बिल्कुल ये पास होंगी। जी। और इसके लिए हम न सिर्फ कोशिशें कर रहे हैं, बल्कि उसके लिए वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट भी बना रहे हैं कि जिसके अंदर लोगों को ये समझ में आए कि भाई ये उनका ही फायदा है ना, और दे हैव टू राइज अबव। क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी का जो सदर्न पंजाब का जो सेगमेंट है, जी, वो भी दे बिल्कुल आर सही ऑल बात फॉर इट। बिल्कुल सही बात ठीक है, है, लेकिन वो कहाँ आके हॉस्टेज हो जाते हैं ऊपर से। जब जब उनकी ऊपर टॉप लीडरशिप की वाली बात जी, आती है। लेकिन एक जनरलाइज्ड परसेप्शन जरूर है नेशनल असेंबली के अंदर कि ये चीज पास होनी है, और ये इंशाल्लाह एक तो ये पास हो जाएगी। तो कराची समेत ये इसका। दूसरी बात, आपने देखे एम्प्लॉयमेंट की बात की। हमारे ना एक, जैसे आपकी और हमारी जनरेशन से एक जनरेशन पहले जो हमारे वालिद, आपके जी, जी। वालिद का ये जो वक्त था, इन्होंने जो है वो बिल्डअप करना था, ठीक है, फिर हमने सस्टेन करना था। अब जो नस्ल आएगी उसको प्रोग्रेस करना है, राइट। ये एवोल्यूशन का प्रोसेस है, इर्तिका के मराहिल है उनके पास। क्योंकि वो अपनी अपने जान, अपनी माल, अपनी मिल्कियत, अपनी ज़रूरी ज़मीनें सब छोड़ छाड़ कर आए थे, हुँ, तो वहां सर्वाइवल का मसला था, इसलिए उन्होंने नौकरियां की। हुँ, उस वक्त अवेलेबल भी थी, हमने सस्टेन किया, आपने हुँ। और हमारी जनरेशन ने इसको सस्टेन। अब ये जो जनरेशन आएगी, ये इसने प्रोग्रेस करना, इसने प्रोग्रेस कैसे करना है? इसने प्रोग्रेस उसी फॉर्मूले पे करना है जो फॉर्मूला अब से पहले कौमें ला चुकी हैं। क्या? एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप, बिल्कुल। इन्होंने अब अपना काम खुद करना है। देखिए, कंप्यूटर का एरा है, ऑनलाइन का मोबाइल है। ऑनलाइन कारोबार हो रहा है, हुँ, दुनिया को अब स्किल लेबर की जरूरत है। हुँ। पाकिस्तान उन ममालिक में है तसीम भाई, जिसकी 64% पॉपुलेशन जो है वो यूथ बल्ज में है। जी, यानी बिल्कुल। कि 18 से लेकर वो जो है वो 22, 24, 25 साल की उम्र में ये, और ये अगले कई सालों तक जाएगा। हुँ, ये दो धारी तलवार है, या तो हम इसको अपने फायदे में कन्वर्ट कर लेंगे, या फिर ये हमारे लिए कैटास्ट्रोफी बन जाएगी। हुँ, उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें इनको स्किल प्रोवाइड करनी है। पूरी दुनिया में अभी स्किल की ज़रूरत है, स्किल लेबर चाहिए। जैसे आपने कहा कि अनएम्प्लॉयबल यही मसला है। है ना, अनएम्प्लॉय, इनको स्किल देने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में अभी ज़रूरत है नर्सेस की। आपको मैं बताऊं, जो ममालिक के एम्बेसडर्स हमसे मिलते हैं या हमारी जब मुलाकातें होती हैं, वो सिर्फ हमसे एक बात कहते हैं, आप अपना यूथ ट्रेन करके हमारे पास भेज दें। क्या वजह है? उनकी आबादी डिक्लाइन पर है, हुँ, उनके यहाँ लोग बूढ़े हो रहे हैं, हुँ, उनको एक खास सिस्टम चाहिए जो इस चीज को टेक केयर करे। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने वो चीजें दी है, मैं कहती हूँ ना,
फबी अला रब्बिकुम का ज़बान की जीती जागती तशरीह है पाकिस्तान। अगर समझ में आए, पूरी दुनिया में आप ये साउथ एशिया का पूरा इधर सिस्टम ले लें, किसी मुल्क के नौजवानों का एक्सेंट इतना न्यूट्रल नहीं है जितना पाकिस्तान के बच्चों का है। तो टैलेंट जो है हमारे पास, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और तमाम चारों सूबाई गवर्नमेंट्स मिलके तमाम हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनकी मदद के साथ हम ट्रेन कर रहे हैं। हम नैफटेक के अंदर कुछ प्रोग्राम्स लेकर आए हैं, बल्कि कुछ क्या बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, इनके अंदर हम उन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। देखें, यूरोप का और खुसूसन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का सबसे बड़ा मसला ये है, उनकी ज़बान है और उनका कल्चर है। जी जी, राइट। तो जब आप उनको ट्रेन कर देते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बाद भी, तो वो ये कहते हैं कि दे आर नॉट फेमिलियर विद आवर कस्टम्स एंड आवर लैंग्वेज। तो फिर उनको 3-3 महीने का कोर्स वो मुमालिक करा रहे होते हैं। तो अब वक्त है आपके चैनल के तवज्जुह से मैं पाकिस्तान भर के जो नौजवान हैं उन सबको ये कहूँगी कि देखो, अब नौकरियां नहीं ढूंढो, अब ये देखो कि तुम कौन सी स्किल के अंदर महारत हासिल करके और बेहतरीन कमा सकते हो। आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मैं पीछे पलट के देखता हूँ 50 साल पहले, तो अगर हम नौकरी की बात करें तो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर जिसकी वो स्टेट खुद हुआ करती थी। ऐसा ही है। और रेलवे का निज़ाम है, PIA का निज़ाम है, स्टील मिल है, सब कुछ है। अब वो इदारे फॉर सम रीज़न एक एक करके ख़त्म होते जा रहे हैं। ऐसा ही है। और नंबर 1 और नंबर 2, टेक्नोलॉजी भी वहाँ पे मैन पावर की रिक्वायरमेंट को कम करती चली आ रही है। ऐसा ही है। तो अब तो रिवायती जिसे हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट की, वो तो मुझे नहीं लग रहा कि इतनी जितनी पॉपुलेशन हमारी माशाल्लाह बढ़ रही है, ये सब लोग अपने अपॉइंटमेंट लेटर की बुनियाद पर सर्वाइव कर सकेंगे। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब तो आप देखें ना कि अब तो स्किल्स हैं। अब तो आपके हाथ में ये जो मोबाइल है, ये आपका ऑफिस है। इस पर आप टिकटॉक देखते रहते हो। टिकटॉक देख रहे हो। और आपको ये सुन के हैरत होगी, पाकिस्तान उन ममालिक में की फहरिस्त के अंदर वन ऑफ द फ्यू सरे फहरिस्त ममालिक में है जिनके बच्चे और जिनके लोग टिकटॉक से पैसे कमा रहे हैं। जी जी जी, जो उसमें पैसे कमा रहे हैं टिकटॉक से, वो एक अलहदा चीज है कि हम उसके जो है वो उसकी मोरालिटी के ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन दे आर अर्निंग मनी। लेकिन हमारे नौजवानों को ये समझना होगा कि तालीम के साथ हुनर। मैं वजाहत कर दूं कि अक्सर लोग मुझे ब्लेम करते रहते हैं कि जहाँ तक हमारे चैनल का ताल्लुक है तो हमारा पैसे कमाने का कोई इरादा नहीं है, ना मोनेटाइज करवाया है, ना इंशाल्लाह मोनेटाइज करवाएंगे। जितने आप इशारा देखते हैं वो यूट्यूब खुद डालता है, खुद कमाता है, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, नहीं, ये भी आप गलत कर रहे हैं। अगर आपने इसको मोनेटाइज नहीं कराया हुआ है, इसको मोनेटाइज कराएं। मौजूद आते हैं कि जो चीज़ ज़रूरत है वो ये है कि लोगों के अंदर स्किल्स अगर होंगी तो फिर तो हाथों हाथ दे जाएंगे। सही है। स्किल्स अगर नहीं होंगी तो सिर्फ बायोडाटा बना लेना चैट GPT से, उस पर तो आदमी शायद नौकरी इत्तेफाक से मिल जाए, कर नहीं पाएगा। नहीं, नौकरी भी नहीं हो पाएगी। देखिए, अभी आप, मैं आपको बताऊं, जैसे मैं किसी और चीज की मिसाल नहीं दे रही, मैं अपनी मिसाल दे रही हूँ। मुझे जो PS दिया है मिनिस्ट्री ने, मेरा जो पर्सनल सेक्रेटरी है, वैसे तो जाएगा ये तो लाइव, तो वो भी देखेगा, ग्रेड 17 में है। राइट। तस्लीम भाई मजाल है जो वो एक जुमला लिख सकेंगे। नहीं लिख सकते। मुझे मालूम है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें किसने ग्रेड 17 के अंदर रखवाया है। सही बात। कैपेसिटी इशू इतना बड़ा इशू है कि जिन बच्चों, अच्छा ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे मैंने अपना बताया कि मेडिकल कॉलेज में नहीं हुआ, तो फिर दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई थॉट अबाउट पॉलिटिक्स। उन बच्चों को भी तो देखें जो जिन्होंने अप्लाई किया होगा उस पोस्ट के ऊपर और वो मेरिट पर होंगे, और जिनका नहीं हुआ होगा, और वहां वो आ रहा है जिसको जुमला लिखना नहीं आता, और वहां पहुंच कौन रहा है? वो जो कि एक जुमला नहीं लिख सकता। मैं अपने लेटर्स खुद टाइप कर रही होती हूँ, मैं अपने लेटर्स खुद डिक्टेट कर रही होती हूँ खुद। मैं कहा तुम लोगों की जरूरत क्या है मुझे? वैसे इस चीज़ पे बड़ा एक अजीब कैसे किस्सा है, लेकिन मेरा ख्याल लतीफ़ा है कि जब लिटिल एंट्री के तहत बहुत जगहों पे लोग आए थे ये, तो एक इदारे के जो बड़े बॉस थे तो वो भी ऐसे ही थे जैसे आपके प्राइवेट सेक्रेटरी साहब होंगे, कि आता जाता उनको कुछ भी नहीं था, और वो कहते अच्छा भी बताओ इसमें क्या है। फिर सेक्रेटरी बोलते तू लिख के ले आ, मैं तेरे पर भरोसा है। वो सारा लिख के ले आता था और वो साफ साइन कर देते थे। तो एक बार उसने कागजात रखा है उसके करने के लिए, छुट्टी जाना होगा ये, तो उन्होंने 2-4 दफ़ा देखा, पूछा उससे कि सब ठीक है? हाँ ठीक है, साइन कर दिए। साइन करके ऊपर चलेगी दरखास्त, वहाँ हंगामा गया कि उसमें ये था कि मैं उम्मीद से हूँ, मुझे मैटरनिटी
इस्तग़फ़ार। ये सच्चा किस्सा है ये। तो जब वो हुआ हंगामा, तो कमबख्ती उसी गई से हरकत की थी। उन्होंने लिखा कि साहब मैं तो पहले ही कह रहा हूँ ऐसे निकम्मे लोग अपने, मैंने दानिशा साइन किए थे ताकि बता सकूं कैसे कैसे साजिशी लोग मेरे साथ माय थे। गुडनेस। तो ये तो अनफॉर्चुनेटली हमें सबको अपने अपने गरीबान में झांकना चाहिए कि जो पोजीशन हम होल्ड कर रहे हैं, यार अगर आ गए हो तो कम से कम अब तो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर लो। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता था। ये मैं तो कह तो रही हूँ ना कि इतना तबाही किया। अब मैं आपको बताऊं, पीआईए हमारे पास प्राइवेटाइजेशन के अंदर है। जी। पीआईए के अंदर जिसने भी थोक के हिसाब से नौकरियां दी है ना अपनी सियासत को चमकाने के लिए, उसने जुल्म किया, पाकिस्तान के साथ बड़ा जुल्म कर दिया। वरना पीआईए जो थी वो तो टेक्स्ट बुक में लिखा जाता था कि सारी एयरलाइंस पर प्रॉब्लम आ सकती हैं, ओनली सर्वाइव पीआईए करेगी। ठीक है, पीआईए का सब इतना सारे बंदे निकालने के बावजूद, गोल्डन शेक हैंड देने के बावजूद भी अभी भी पीआईए के पास 6,300 एम्प्लॉइज हैं। और जहाज कितने हैं? ठीक है, जहाज तो आप भूले नहीं ना। कुल मिला के इस वक्त जो काम जो चल रहे हैं जहाज, उनकी तादाद 18 से 20 है। कुल मिला के 34 का फ्लीट होता था। बाकी आप कराची एयरपोर्ट पे जो कब्रिस्तान बना हुआ है जहाजों का, वो आप वहां पर उनको देख सकते हैं। 18 से 12, और ये भी 2 अभी आए हैं जो मलेशिया के अंदर पड़े थे 2 साल स्टैंडर्ड पे। पीआईए के अंदर हर साल 35 अरब रुपए सैलरी जा रही है, 38 अरब रुपए जो है वो उनकी पेंशन में जा रहा है। इसके अलावा उनका जो मेडिकल है, उनकी जो तमाम और चीजें हैं, वो इसके अलावा है। ये एक ऐसे इदारे का हाल है जिसके ऊपर 850 बिलियन की जो है वो कर्जा चढ़ा हुआ था। ये तो मैं ख्याल उससे बड़ा स्कैम है जो हमारा आईपीपीएस का स्कैम है। ये एक इदारा है, सिर्फ एक इदारा, ये एक इदारा है पीआईए। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि हमने अब इस मुल्क के जोमा ने अपनी शॉर्ट साइटेडनेस की वजह से जुल्म किया है। इस मुल्क पर जो जुल्म किया है ना, उस वक्त पैसे कमा लिए होंगे थोड़े बहुत सिर्फ बंदे रख रख के। थोड़े बहुत। एक वक्त था आपके यहाँ बिजली नहीं थी, आपने कहा लेकर आओ धड़ाधड़ आईपीपीज लेकर आ गए। सो मच हो गया आपने समंदर में भी किराए का जहाज खड़ा करवा दिया। हाँ याद है। ठीक है, हाँ याद है। आज क्या हो गया? आज उल्टा हो गया सारा कुछ। आज आपके पास बिजली एक्सेस में पड़ी है, इस्तेमाल करने वाला नहीं है। जी, लेकिन आज इसको थोड़ा सा आपको लिंक करना पड़ेगा सीपैक के साथ, कि अगर वो सीपैक के प्लान के मुताबिक सारे इंडस्ट्रियल जोन अगर लग जाते हैं टाइमली, तो शायद ये बिजली वहाँ कंज्यूम हो जाती है। नहीं तसीम साहब, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ठीक है ना, देखें आपने जब इंडस्ट्रीज को ये करना था ना, तो आपने उनके लिए पैकेजेस बनाने थे, आपने उनको फैसिलिटेट करना था, राइट? आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कराची की मिसाल ले लें, सारा कुछ छोड़े, कराची इज द हब ऑफ इंडस्ट्रीज। कराची में इंडस्ट्रीज के पास ना पानी है, ना उनके पास गैस है, ठीक है, ना उनके पास इलेक्ट्रिसिटी है। अभी मैं आपको बताऊं, अभी जब मैं और आप ये इंटरव्यू कर रहे हैं, कल हमारा सेशन है, ठीक, कल नेशनल असेंबली के अंदर एक बिल आ रहा है और वो पास हो जाएगा, और वो है कैप्टिव पावर्स का। अच्छा, राइट, वो बिल पास हो जाएगा। जब आपके पास गैस वो नहीं थी, बिजली नहीं थी, तो यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट बेचारों ने लाके गैस के लगवा लिए ना उन्होंने। बिल्कुल, बड़े बड़े एक मिलियन, 1.5 मिलियन, 10 मिलियन डॉलर के उन्होंने अपने प्लांट्स लगा लिए। तो कल जो आ रहा है वो क्या होगा कैप्टिव पावर का? कि जी वो बंद करें और आप ग्रिड की बिजली इस्तेमाल करें। ओ माय गॉड, तो उनकी इन्वेस्टमेंट क्या होगा जो उन्होंने की थी? मैं आपको और ये क्या, इस मुल्क के जोमा ने की शॉर्ट साइटेडनेस ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। और जब वो कर लेंगे तो उसमें आप 10 किस्म के टैक्सेस लगा दोगे। एग्जैक्टली यही। अच्छा, और जस्ट कीप इट इन माइंड कि ये सारा कुछ कब आ रहा है? जब 6 तारीख को बजट आना है। हाँ, 6 तारीख को भी बजट आना है। हाँ, उससे एन पहले जो है वो ये वाला सारा सिलसिला हो रहा है। आज सिचुएशन ये है कि सिंध और पंजाब की जो गवर्नमेंट्स हैं वो ऑफिशियली सोलर पैनल्स तकसीम कर रही हैं, ऑफिशियली। हाँ, राइट, ऐसे ही है, ऑफिशियली दे रही हैं। अरबों रुपए मालियत के सोलर पैनल पंजाब की गवर्नमेंट भी दे रही है, बड़ी फखर के साथ सिंध की गवर्नमेंट भी दे रही है। आपका जितना पूरा पाकिस्तान का टोटल ग्रिड है, उसका 85% जो है वो आपका रेजिडेंशियल इस्तेमाल करता है। सही है। जब आपका रेजिडेंशियल, आपने उसको अल्टरनेट एनर्जी के ऊपर लगा दिया है, हु इज गोइंग टू यूज दिस ग्रिड? आखिर में तो फिर वो गरीब का बच्चा बचेगा
जो आपका बिल देने के काबिल आज भी नहीं है और कल भी नहीं रहेगा। यहाँ पे रुक के, ठहर के, अपनी मैं को और अपनी खानदानी सियासत को दूर करके सिर्फ पाकिस्तान के लिए बैठेंगे तो पाकिस्तान इससे निकलेगा। आगे मैं नहीं कुछ कहना चाहती। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा आशा, देखिए प्रॉब्लम ये है कि अपनी बात की जब तक सब मिल के बैठेंगे नहीं उस तरह की बात ऐसा ही है, बनेगी नहीं, ऐसा ही ठीक है, है। ऐसा ही है। और वो है कि ऊँट के गले में बिल्ली कौन बांधेगा, ठीक है। यहाँ लोगों की अनाव का भी बड़ा मसला है, यही तो सबसे बड़ा ठीक है। मैटर है। मेरा ख्याल है कि मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप तो काफ़ी हद तक चीज़ों को जानती हैं, समझती हैं, बजाय इसके कि इसमें एमक्यूएम को लीड ले, एमक्यूएम मुर्तज़ा वहाब को आगे कर दे कि भाई आप कॉन्फ्रेंस बुलाइए कराची के लिए, हम आपके साथ हैं, पता है हम क्या कर सकते हैं। वी हैव डन इट। ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि तमाम ऑप्शंस को इस्तेमाल नहीं किया गया। असल में दूर बैठे हुए जो लोग होते हैं उनको ये अंदाजा नहीं होता। फायदे सब बात सारी हाँ, खुल के सामने तो आएंगे नहीं, नहीं, ये तक कहा गया कि आप लीड लें। हाँ, यू आर द गवर्नमेंट हियर, यू आर द गवर्नमेंट इन द प्रोविंस और शहर के अंदर, आप लीड लें, आप बुलाएं सबको। लेकिन नशिस्तम गुफ्तम बर्खास्तम क्या फायदा है? अगर मैं सीरियस ही नहीं हूं, मैं जो है वो मीडिया डायनामिक्स के लिए तो मैं आपसे बात करने को तैयार हूँ और मैं ये बताने को तो तैयार हूँ कि जी मैं आपसे बात कर रही हूँ, देखो मैंने आपको बुलाया भी है, आप मुझसे बात भी कर रहे हैं, हम भी आपसे बात कर रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरे दिमाग में जो खन्नास है कि करनी तो मैंने वही है जो कोई तो उम्मीद की किरण दिखा दे हमें। उम्मीद की किरण है ना, मैं आपको बता तो रही हूँ। वो अगर आईनी तरमीम मंजूर हो जाए उसके बाद ये वो आईन देखिए, ये प्राइवेट मेंबर्स बिल है, ये नहीं प्राइवेट मेंबर्स नहीं है, ये गवर्नमेंट बिल अपने लेकर आई, ये गवर्नमेंट बिल आएगा। क्या इसके अंदर कुछ और भी है? नहीं इसके नहीं, इसके अंदर ये 3 ही शिकें हैं बस। कोई जुडिशरी वगैरह से रिलेटेड कुछ नथिंग। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट के कोई अपना इख्तियार देने को तैयार नहीं है। हम ये कहते हैं कि अपना इख्तियार छोड़ो ताकि दूसरा बाइख्तियार हो। जब दूसरा बाइख्तियार होगा तो ही पाकिस्तान जो है वो बाइख्तियार होगा और पाकिस्तान फाइनेंशियली एक स्टेबल रियासत बन सकेगा। लेकिन मेरी समझ ये नहीं आता है कि ये जो पहले तो दोनों बड़ी पार्टी जो थी, नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर भुट्टो, ये एक मीसाक जमहूरियत पे साइन कर चुके थे, तो वो स्पिरिट मीसाक जमहूरियत की अगर आप दोबारा लेकर आ जाएं तो मेरा ख्याल है कि और भी बहुत सारी पार्टी उस मीसाक का हिस्सा बनना चाहेंगी और शायद ये जो आईनी तरमीम की आप बात कर रही हैं मुमकिन नहीं है उसकी तरफ पहला कदम हो। देखें, ये मिसाक जमहूरियत में चूँकि PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तो हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ये ऑलरेडी बात की हुई है और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि हम बिलावल भुट्टो जरदारी से और जनाब आसिफ अली जरदारी से भी ये वाली बात कर चुके हैं, ठीक है ना। एज सच तो उनकी तरफ से जो रिस्पांस था वो पॉजिटिव था। ये मैं नहीं कहूँगी कि जी वो निगेटिविटी पर मबनी था, लेकिन फिर वही वाली बात आ जाती है, दोज हॉक्स इन दैट पार्टी, जी 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 जी, जो कि हॉस्टेज बना रहे हैं, जो हॉस्टेज बना जो हर जगह पे भाई, जो हर जगह पे इवन जो में भी हैं वो लोग। मैं आपसे कह रही हूँ, वो जो हॉक्स है ना वो फिर तमाम चीज़ों को सबुटाज करते हैं। अदरवाइज अगर मैं बात करूं तो जो हमने देखा है, हमने आसिफ जरदारी को भी बहुत लीनियंट और उनको प्रो डेमोक्रेटिक उनको देखा है। बिलावल नहीं, बिलावल भी ऐसे ही है, यानी कि बहुत सारे लोग उनको ये कहते हैं कि नहीं अभी उनको शायद मैच्योरिटी का उनका लेवल है, नहीं ऐसा नहीं है, ही अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक है। लेकिन तो फिर वही वाली बात आ जाती है कि एट द एंड ऑफ द डे हु विल बी मेकिंग द डिसीजंस? क्या पीपल्स पार्टी में वो हॉक्स डिसीजंस लेंगे जिनकी जमीनें मीरपुर खास से शुरू होती हैं तो आपकी गाड़ी जो है वो 50 किलोमीटर तक चली जाए तो उनकी जमीनें खत्म नहीं होती हैं, वो फैसला करेंगे? या फिर पाकिस्तान के बड़े इंटरेस्ट के अंदर जो है वो ये आसिफ जरदारी साहब या बिलावल साहब फैसला करेंगे? क्योंकि जो हमने अभी तक देखा है वो ये देखा है कि अगर आपके ख्याल में पीटीआई का क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखिए, मैं आपको पर्सनली बता सकती हूँ, अभी तो हमने ऑफिशियली तो उनसे इस तरह से नहीं रब्ता किया है, लेकिन पर्सनली जो है बहुत अच्छा रिस्पांस, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस ऑन अ वेरी पर्सनल नोट। मेरी मिस्टर गौहर से भी बात हुई है, मेरी जो है
वो जरताज से भी बात हुई हुई है, इस तरीके से ये जो इनके मरवत साहब हैं उनसे भी हुई हुई है, अली मोहम्मद खान से इस मौजू पे बात हुई हुई है। तो उनका ये जो सेन एलिमेंट है, द सेन एलिमेंट, दे आर ऑल फॉर इट। और हमारी जो बलूचिस्तान की और पख्तूनख्वा वगैरह की जो इलाकाई पार्टियां, क्या उनको भी आप लोग ग्रुप में ले रहे हो? जी बिल्कुल, ये मैं आपको यही वाली बात बताया कि हम हर एक से ही बात करने जा रहे हैं इस सिलसिले में। JUI से मौलाना फजलुर रहमान, जो पॉलिटिकल पार्टी वहां पर असेंबली के अंदर मौजूद है, हम उनसे सबसे बात करें। बल्कि मैं आपको बताऊं, हमने तो एक कॉन्फ्रेंस की थी यहाँ पे कराची के अंदर, हमने तो उसमें जमात इस्लामी को भी बुलवाया था, लेकिन बट फॉर सम अननोन रीजंस दे वर नॉट एबल। बल्कि अगर मैं आपको कहूँ तो मुस्तफ़ा कमाल और जब ये कराची में हाफिज नईम जो है वो धरना देकर बैठे हुए थे कि इलेक्ट्रिक के ऊपर, तो हम जब गए थे वहां पर तो हम तो अपना झंडा भी नहीं लेकर गए थे, और हमने हाफिज नईम को ये जब बात कही थी कि आप अपना झंडा बुलंद करें, हम आपके पीछे खड़े होंगे, यू टेक द लीड। लेकिन आई डोंट नो व्हाट वाज द पॉलिटिकल रीजन जब जिसमें ये आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कोशिशें बिल्कुल की जा रही है, लेकिन दो तरफा कोशिश हो तो बेहतर है। तो अब तक की बातों से जो बात निकली है, एक तो आपने बड़ी खुशखबरी सुना दी कि यूनिवर्सिटी रोड अभी मजीद बनती रहेगी बिकॉज वी डोंट हैव एनी प्लान। तो अपने प्लान नहीं, नहीं नहीं, वी डोंट हैव दैट ब्लूप्रिंट कि कौन सी चीज कहां से गुजर रही है। कमाल है वाकई। आप खोदते हैं तो फिर पता चलता है इसके अंदर तो ये है। अभी मैं आपको अपने इलाके के बताऊं, हमारे यहाँ सुई गैस की रिहेबिलिटेशन हो रही है जी। हर थोड़ी देर के बाद केबल उड़ा हुआ होता है बिजली का। सही। फिर इलेक्ट्रिसिटी वाले भाग के आ रहे होते हैं, फिर लोग दरवाजे पे आ रहे होते हैं, मैडम ये हो गया, बाजी ये हो गया, आंटी ये हो गया। फिर मैडम भाग भाग के जा रही होती है कि इलेक्ट्रिक वालों को, और वो इतने गधे सारे के सारे कि उनमें से किसी को नहीं पता कि केबल किधर मौजूद है। जब कटेगी तो मालूम हो जाएगा। हाँ, वो कह रहे हैं टूटेगी तो आवाज आएगी। तब सी ठुस कब सी। कमाल है। किस शहर में आप लोग हैं? और ये सबका है, ये वाटर एंड सेवरेज का है, ये के इलेक्ट्रिक का है, ये सुई गैस का है। एक आम आदमी क्या करे कुड़ने के अलावा, मुल्क छोड़ने के अलावा? ये सोल्यूशन मत दीजिए। हाँ, एक आम आदमी जिसका जो काम है उसको उस पर पकड़े। हम जब ये बात कर रहे हैं कि आप थर्ड टियर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, इनको आप अथॉरिटी दे दें, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, पुलिस, ठीक है, आप ये सारा कुछ दे दें। आपने कहा ना फ्रस्ट्रेशन होती है जब कोई सवाल करता है। हाँ, तो मुझे याद है इसी मेमार के अंदर एक आध दफ़ा, खैर चूंकि हम सीनियर सिटीजन कम रोके आते हैं, लेकिन एक बार किसी ने रोका और एक ख़ास लहजे में पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, तो मेरे दिल में कि हम तो यहीं की पैदा हुए, तू बता तू कहाँ से आ रहा है। हाँ, सही बात है। लेकिन कहने का मतलब ये है, अगर मुझे ये पता होगा कि मेरे काम करने के पैसे मुझसे 3 सड़क छोड़कर जिस बंदे को दिए गए हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, उसके पास पैसा भी आ रहा है, उसके पास अथॉरिटी भी है, उसके पास चीजें भी हैं, तो मुझे उस बंदे को पकड़ना ज्यादा आसान है बनिस्बत उस MNA को जो एक इतनी बड़ी आबादी का है कि अगर वो चलना शुरू करे तो सुबह से लेकर शाम के बाद अपने एक कॉन्स्टिट्यूंसी के दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंचेगा। बलूचिस्तान की मैं आपको एक बात बताऊं, आप हैरान होंगे, बलूचिस्तान की नेशनल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी इतनी बड़ी है तस्नीम भाई कि अगर आप चलना शुरू करें तो आप 24 घंटे बाद भी उस कॉन्स्टिट्यूंसी के एंड पे नहीं पहुंच सकते। जी, मुझे अंदाजा, मैंने बलूचिस्तान का काफी एरिया देखा हुआ है, फिर 200 मील 300 मील तो कोई चीज ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये वो है कि जिसमें कोई आबादी नजर नहीं आती किसी अंदाज से। ठीक है, लेकिन वहां आबादियां हैं, हाँ, छोटी छोटी वहां आबादियां। लोग हैं। हाँ। उनका कौन वाली वारिस है? उनका वाली वारिस ये थर्ड ईयर है। सही है। इसलिए ये पाकिस्तान की 92 से 95% प्रॉब्लम्स का हल ये 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब बातें होती रहेंगी, और मैंने बिल्कुल पक्का बात तहिया कर रखा था, सबको बता रखा था कि आपसे मैंने कोई सियासी बात नहीं करनी है। लेकिन चूंकि फैमिली ग्रुप में लोगों को पता था, एक आध का एक सवाल आया था, मैंने कहा भाई मैं कर दूंगा, उनकी मर्जी है जवाब देना दे, बल्कि जवाब तो मैंने उनको दे दिया था कि जो आपने अपना फैमिली पसंद बताया वो जो इस्लामी के था। 2002 से आप एक्टिवली सियासत में आई, ठीक है। पहले आप PTI में आई, और वो वक्त वो था कि जब PTI बन रही थी। आप CC में भी थी जी।
आपको टिकट भी मिला था। मैं स्टीयरिंग कमेटी में भी थी जी। ठीक है, टिकट मिला था। फिर आप काफी लीग में गई, फिर आप उसके बाद इनके पास आई, परवेज मुशर्रफ साहब नहीं, के। काफ लीग एंड परवेज मुशर्रफ एक 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 कैटेगरी करें। एक कैटेगरी नहीं, इनकी वो एपीएमएल बाद में एक अलग बन गई था। हाँ नहीं, लेकिन ज्वाइन तो मैंने उनको उसी वक्त कर लिया था। जी जी, एपीएमएल बाद में थी। उसके बाद फाइनली आप फिर ये पीएसपी में आई, फिर आप एमक्यूएम में आई। तो मुझसे किसी ने कहा था कि ये मैं आपसे सवाल करूं, ये पूछूं कि बुनियादी तौर पे आप किस पार्टी से। अच्छा, जो मैंने जवाब दिया था ना, वो मैं आपको पहले बता दूं। मैंने कहा जहाँ तक मैं आसिया को जानता हूँ कि बुनियादी तौर पर वो एक ही पार्टी में है, और वो बड़ी मुहिब्बत वतन है। पोस्टिंग पोस्टिंग की होती रहती है। नहीं, ऐसा है तस्लीम भाई, अच्छा कि आपने ये सवाल किया, और जिसने भी ये सवाल किया है। देखिए, मैंने आपको बताया कि हम जब छोटे होते थे ना, तो अब्बू किताबें ला कर देते थे। ये बताया था आपने। उन किताबों से, और जो एक बेसिक डायमेंशन हमारे बाप ने हमारे लिए सेट किया हुआ था, उस डायमेंशन से आगे खुला आसमान था जी। मेरे बाप ने मुझे जिंदगी में कभी एक लफ्ज ये नहीं कहा कि तुमने इज्तिमाई कारकुनान में शिरकत करनी है। कभी, नेवर एवर। और व्हेन आई डिसाइडेड टू ज्वाइन एक्टिव पॉलिटिक्स, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड, एक लफ्ज अब्बू ने ये नहीं कहा कि तुम्हें यहां आना चाहिए था या वहां आना चाहिए था। नहीं, एक बात अब्बू ने कही, दो दामन कभी नहीं छोड़ोगी तुम। हाँ। एक दीन का दामन, हाँ, और एक पाकिस्तान। सही। ठीक, मुझे अपना रास्ता खुद बनाना था। जो भी था, चाहे पीटीआई थी या जो भी था। तस्लीम भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब ने मुझे इतनी ताकत दी कि मैंने अपना रास्ता खुद बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिडिल क्लास, विदाउट एनी पॉलिटिकल सपोर्ट, विदाउट कॉम्प्रोमाइज। जी। आज अगर मैं किसी की आंख में आंख डाल के बात करती हूँ, तो उसकी वजह है, इस पे तो कोई दो राय है ही ना? नहीं। जो तो आई हैव टू मेक माई डिसीजन। पीटीआई को मैंने इसलिए चुना था कि मुझे लगा कि हाँ, ये वाकई बात सही कह रहा है, जो कुछ भी है। लेकिन जब 6-7 साल मैंने उनका फाइनेंस देखा है, जी, तो मुझे फिर पता चला नहीं, कहानी कुछ और है। फिर मैंने कहा, अगर मुझे यही काम करना है भाई, अगर लोगों की ही करनी है, तो फिर मैं गवर्नमेंट की पार्टी के साथ खड़े होकर क्यों ना करूं। देखिए, वो दौर जब आप गई थे पीटीआई में, उस दौर के बहुत से लोग छोड़ चुके हैं। एक साहब को मैं जानता हूँ। हाँ। बहुत बड़े टॉप के वकील थे। हाँ। तो वो भी उस इलेक्शन के बाद वो अलग हो गए थे। तो और बड़ा उन्होंने काम किया था। मैंने पूछा मसला क्या है। कहने लगे बात यह है कि जब बक्से खुले, ऐसा ही है, तो जितने हमें नोट मिलते हैं उतने में वोट नहीं मिले। नहीं, उसके अलावा नोट और वोट की बात नहीं है। हाँ। ये भी बहुत जरूरी है लोगों का जानना कि वो नोट कहाँ से आते थे। हाँ। ठीक है ना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो मेरे लिए पाकिस्तान था, पाकिस्तान है, आज भी पाकिस्तान मैं आपको है। थोड़ा सा और खुल के बता दूं। हाँ प्लीज। और वो ये कि जिसने सवाल किया है, उसने बड़ा एक रश्क भरा सवाल किया है कि आप जहाँ भी गई आपने टॉप से स्टार्ट किया है। यू आर नॉट द रैंकर्स। इवन पीटीआई में गई तो टॉप से गई, एपीएल में गई तो टॉप से गई, हर जगह टॉप पे गई हैं। तो मुझे कि इनके पास कौन सी ऐसी चीज़ है कि फौरन ही एक पैराशूटर के तौर पर टॉप पे पहुंच जाती हैं। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस प्लस अब्बू की वजह से, अम्मी की वजह से भी, और ख़ानदान की वजह से कुछ पढ़ने का भी शौक था। सही है। तो जब आप, कुछ कहना नहीं चाहती, जब आप एक ऐसी गैदरिंग में बैठते हैं ना जी, जहाँ पर इल्म का शदीद फुकदान और कहत होता है, जी जी जी, तो वो जिसको जरा सी भी कुछ पता होती है ना, तो वो कहते हैं अच्छा यही है, यही है। ये वाली गीदड़ सिंह की नहीं है, ये तो अल्लाह ताला का करम है, फजल है, रहम है। देखिए, ये लफ्ज मैंने सवाल नहीं किया। जो आपने नहीं नहीं, ये अल्लाह का करम है। जी जी, कि मैं जहाँ गई, वहां मेरे रब ने मुझे बिल्कुल टॉप ऑफ द टॉप टियर पे रखा। सही, ये तो अंदाजा है। मैं जहाँ पर भी थी, वहां पर मेरे साथ इन कोऑर्डिनेशन के अंदर जो टॉप ऑफ द टॉप क़यादत होती थी, वही डायरेक्ट होती थी। मैंने किसी दूसरे का हुक्म नहीं लिया है। यानी कि अगर कोई ये मुझसे कोई ये कहे कि जी इसने हमारा भी हुक्म माना है ना,
अगर अगर बात है तो वो तो टॉप ऑफ द टॉप, मैं उनको ही आंसरेबल थी, और यही वाली चीज अच्छा, बातें तो इतनी हैं कि अगर अभी हम 2-4 घंटे और भी गए खत्म नहीं होगी। तो वो ऑफ द कैमरा हम बातें करते रहेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है। ऑन द कैमरा आप नौजवान नस्ल से कोई तो उम्मीद दिला जाए, कराची वालों को कोई तो उम्मीद दिला जाए कि कुछ बदलेगा इंशाल्लाह। हम लोग बहुत थक चुके हैं, यकीन करें। थकना नहीं है पहली बात, और नाउमीदी जैसे कहते हैं कुफ्र है। और दूसरी बात ये कि देखें, सबसे अहम चीज़ क्या है, सबसे अहम चीज़ ये है कि जो लोग यहाँ पर हुक्मरान थे या कभी अभी भी किसी भी तरीके से हैं, जैसे मैं मिसाल के तौर पर मैं MQM की बात कर लूँ, भाई मैं MQM में तो नहीं थी, मैंने तो जनरल मुशर्रफ के बाद आके मुस्तफ़ा कमाल को ज्वाइन किया था। ये तो मर्जर हुआ है तो मैं MQM में आई हूँ, तो शायद मैं तो कभी नहीं आती, जिंदगी में नहीं कभी आती। हमारे आने के बाद क्या हुआ है, जो समझने की जरूरत है। हमारे आने के बाद MQM में तत्हीर का अमल शुरू हुआ है, गलतियों की रिकग्निशन, उस पर कौम से माफी, और अपने अपने रास्ते को दुरुस्त करके कौम और मुल्क के मफाद में आगे बढ़ना। आपने सारी खेल ही खत्म कर दी है। लेकिन बुनियादी चीज ये है कि पहले मैं अपनी गलतियों को रिकग्नाइज कौम से माफी मांगू। अगर लोग ये करें तो मैं सबको NRO देने को तैयार हूँ। यही तो आपकी बात है। ये जो मैंने आपको बताया कि हमारे आने के बाद, हमारे आने से पहले नहीं था ये कैटेगोरिकली, कोई सुने, हमारे आने के बाद MQM में तत्हीर का अमल शुरू हुआ है। आपको आज बहुत सारे चेहरे MQM में नजर नहीं आ रहे, क्यों नहीं नजर आ रहे? ये तत्हीर का अमल अगर हमारी टॉप पार्टीज में भी अगर आ जाए, they realize that we made mistakes. Of course they have. They apologize that we made yes, mistakes. They have. आगे आप आ जाए, कोई मसला नहीं है। यही तो मैं आपसे कह रही हूँ। और क्या है रियलाइजेशन? एक तो रियलाइजेशन आपको हुई भी है लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। नहीं, आप करो यार, आप करें। आप इंसान में गलतियां हो सकती हैं, कौन चोर नहीं है इस मुल्क के अंदर। ये नहीं, गलतियां हुई हैं, आपने ब्लंडर्स किए हैं। उन ब्लंडर्स की वजह से चीजें पीछे चली गई हैं। रियलाइज करें इसको, ये आप रियलाइज करें, रिकग्नाइज करें और अनाउंस करें। ये रियलाइज करें। MQM ने ये रियलाइजेशन आई है कि 18वीं तरमीम को इंडोर्स करके MQM ने गलती की है। दिस इज द रियलाइजेशन वी हैव डन। तो वी हैव गॉन फॉर द रेमेडी। उसकी रेमेडी क्या है? उसकी रेमेडी ये 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम उसको रेमेडियल भी तो वो कर रहे हैं। द ओनली पॉइंट इज दैट कि ये सिर्फ वही कर सकेगा जिसके अंदर मैं खत्म होगी और हम का सीगा आएगा। कब आएगा से कब आएगा? नहीं, तो ये तो हमारे में तो कम से कम ये तो मैं आपको बता सकती हूँ, गारंटी कर सकती हूँ कि एटलीस्ट ये मर्जर के बाद तो ये हमारे यहाँ तो ये चीज शुरू हो चुकी है। कराची के नौजवानों के लिए बड़ा पोटेंशियल है, बड़ा स्कोप है। मैं फिर कह रही हूँ, कराची का वो बच्चा जिसने भले 8वीं पास की हुई है, मैं इतनी बड़ी बात कह के जा रही हूँ आपके प्रोग्राम पे, जिस बच्चे ने 8वीं पास की हुई है वो आज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर आए, नेफटेक को करे, AI को करे, कंप्यूटर्स को करे, उसका भूल जाए वो डाकखाने की नौकरी, भूल जाए वो सेक्रेटरी नौकरियां तो छोड़े, आप किसी बड़े MNA MPA चेयरमैन की तरफ देखना भी छोड़ दें। आप ये तो मैं देखूंगा नहीं, आपको ये देखना है जिसकी रियलाइजेशन तस्लीम भाई मुझे भी बहुत बाद में हुई। मेरे रब ने मुझे अपना नायब बनाया है। जो करना है खुद करना है। मेरे रब ने मुझे अपना नायब बनाया है। मैं कैसी तौहीन कर रही हूँ उसकी। बिल्कुल, इंसान को तो अपना नायब बना के भेजा, उसने नायब बनाया है। वो क्या पोटेंशियल्स है, वो क्या पावर है जो उसने मुझे दी नहीं है। इस ताकत को रियलाइज करना है। अरे अना को छोड़ें, मैं को छोड़ें और हम पे आए। बड़ी बरकत है इस मुल्क के अंदर भी। बहुत बड़ा। अब यही आला है रब्बी को मातो का ज़िबा। कोई आखिरी में पैगाम देना चाहें ताकि फिर मुझे मालूम है आपकी मुसीबत के बारे में अच्छी तरीके से हम इसको रेप अप करते हैं, फिर इसको अगर आप कोई पैगाम देना चाहें। पैगाम बस यही है, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद।